नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं और पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और सफलता आपको मिलेगी, लेकिन पढ़ेंगे तब मिलेगी। तो पढ़ते रहिए लगातार और वीडियो देखते रहिए। आपको अब तो पर डे डेली मिल रही है। तो कल जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था चोल साम्राज्य, और चोल साम्राज्य में आपको मैंने राजा और शासक सभी लोग मैंने आपको पढ़ा दिए थे, और उनके जो अंतिम राजा थे उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। प्रथम राजा थे उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन याद क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो आप उसी तरीके से आप याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम चोल साम्राज्य से आगे पढ़ेंगे, और चोल साम्राज्य एक बृहद साम्राज्य था, जिसके कारण उसमें प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक सारी चीजें आपकी उसमें समायोजित होती हैं। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे चोल प्रशासन। हम हेडिंग डालेंगे चोल प्रशासन। ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे चोल प्रशासन। चोल प्रशासन जो था वह एक केंद्रीय नियंत्रण था। केंद्रीय नियंत्रण था, यानी कि चोल साम्राज्य का जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? केंद्रीय नियंत्रित प्रणाली थी। ठीक है, इसमें उच्च अधिकारी तथा निम्न अधिकारी भी होते थे। उच्च अधिकारी तथा निम्न अधिकारी होते थे। ठीक है, उच्च अधिकारी को हम पेरुनंद नम कहते थे, पेरुनंद नम कहते थे, तथा निम्न अधिकारी को सिरुनंद नम कहते थे। सिरुनंद नम कहते थे। ठीक है, भू राजस्व में दिया जाने वाला वेतन था। भू राजस्व में वेतन दिया जाता था। वेतन दिया जाता था। ठीक है, पर चोल साम्राज्य अपने भू राजस्व प्रणाली में किसानों से उपज के रूप में भूमि का, इसका भूमि की उपज का 1/3 भाग लिया करते थे। कितना लेते थे? 1/3 भाग लिया करते थे। ठीक है, चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, जिसे हम मंडलम के नाम से जानते हैं। जिसे हम मंडलम के नाम से कहा जाता था। मंडलम कहा जाता था। ठीक है, साम्राज्य का जो प्रशासन क्रम था उसको हम देख लेते हैं। एक प्रश्न यहां से बन सकता है, साम्राज्य का जो क्रम था, साम्राज्य का जो क्रम था वह सबसे बड़ा साम्राज्य था, हम कह सकते हैं देश। उसके बाद मंडलम, उसके बाद में कोट्टम, कोट्टम के बाद में नाडु, नाडु, और नाडु के बाद में कुर्रम, नाडु के बाद में कुर्रम। तो सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य हो जाएगी और सबसे छोटी इकाई आपकी कुर्रम हो जाएगी। मैं कहूं कि सबसे बड़ी इकाई प्रशासन में, सबसे बड़ी इकाई प्रशासन में साम्राज्य हो जाएगी, तथा सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कुर्रम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुर्रम हो जाएगी। ठीक है, चोल साम्राज्य केंद्रीय नियंत्रण पर आधारित था। उच्च अधिकारी को पेरुनंद नम कहते थे, निम्न अधिकारी को सिरुनंद नम कहते थे। भू राजस्व में वेतन दिया जाता था तथा भूमि की उपज का 1/3 भाग वसूला जाता था। चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, जिसे मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य के क्रम
जो साम्राज्य का क्रम था वह पहले सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य थी, मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, ये क्या थे इसके चोल साम्राज्य के राज्य का क्रम था। ठीक है, अगली अगला हेडिंग डालेंगे हम, अगली हेडिंग सैन्य प्रशासन। अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में इसके 3 अंग थे। सैन्य प्रशासन में इसके कितने अंग थे? 3 अंग थे। एक तो पैदल सेना, दूसरा घोड़ा सेना, तीसरा हाथी सेना। हाथी सेना यानी सेना के प्रशासन के तौर पर 3 अंग चोल साम्राज्य में विस्तारित थे। तो पहला आपका हो जाएगा पैदल सेना, दूसरा हो जाएगा आपका घोड़ा और तीसरा हो जाएगा आपका हाथी। यानी 3 प्रकार की सेना थी। लेकिन जब 3 प्रकार की सेना थी तो एक अंग इसमें नहीं था, जैसे हम कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य में रथ सेना का प्रयोग नहीं होता था। रथ सेना का प्रयोग नहीं होता था। ये इंपोर्टेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य में कौन सी प्रशासनिक इकाई या सैन्य प्रशासनिक इकाई नहीं थी? तो कौन सा सैन्य विभाग नहीं था? तो रथ सैन्य विभाग नहीं था। अगला, सेना छावनी को, जहां छावनियां रहती थी, सेना छावनियों को कडगम कहा जाता था। कडगम कहा जाता था। क्या कहते थे? कडगम कहा जाता था। ठीक है, अंगरक्षक को, जो राजा का अंगरक्षक होता था, उसे वल्लेकार कहा जाता था। वल्लेकार कहा जाता था। तथा वीर वीर सैनिकों को, वीर सैनिकों को क्षत्रिय शिरोमणि कहा जाता था। क्षत्रिय शिरोमणि कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? वीर सैनिकों को क्षत्रिय शिरोमणि कहा जाता था। अंगरक्षक को वैल्यकार कहा जाता था। सेना छावनी को कडगम कहा जाता था। इसमें रथ सेना का प्रयोग नहीं करते थे। सेना के 3 भाग थे, पैदल, घोड़ा, हाथी। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, एकदम बढ़िया से, फर्स्ट क्लास से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 अंग, ठीक है, अंग भाग बात एक ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका लगभग संभवतः है, इसके बाद जो चैप्टर चलेंगे हम बिल्कुल अंतिम की तरफ चल रहे हैं। एशियंट आपकी खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता शुरू से पढ़ाऊंगा, जो आपका एशियन शुरू होती है। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे राजस्व व्यवस्था। अगली हेडिंग डालेंगे राजस्व व्यवस्था। ठीक है, अगली हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी राजस्व व्यवस्था। ठीक है, भू राजस्व को भू राजस्व को कडमाप कहा जाता था। कडमाप कहा जाता था। ठीक है, और भू राजस्व प्रणाली क्या था? देखिए, एग्जामों में जैसे गुप्त साम्राज्य था, उसमें आपके शब्द भी पूछे जाते हैं। ये सैन्य व्यवस्था को कुछ अध्यक्ष को क्या कहते थे? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम एक तरफ शब्द डालेंगे और एक तरफ उनके अर्थ डालेंगे। एक तरफ शब्द डालेंगे और एक तरफ हम उनके अर्थ डालेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है आयम। तो आयम का जो अर्थ होता था वह राजस्व कर होता था। क्या होता था?
राजस्व कर होता था। अगला शब्द है कलम। तो कलम क्या होता था? अनाज के रूप में भू राजस्व। अनाज के रूप में भू राजस्व। अनाज के रूप में भू राजस्व। ठीक है। अगला शब्द डालेंगे नातार। इसका मतलब हो जाता भूस्वामी। भू स्वामी। ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन में दे देगा और आपसे इसका अर्थ पूछेगा, या आपसे पूछेगा चोल साम्राज्य में भूस्वामी को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न करेगा। अगला था पडिकावाल। पडिकावल। पडिकावल कौन होते थे? तो ग्राम सुरक्षा होती थी। ग्राम सुरक्षा कर्मी होते थे। ग्राम सुरक्षा कर्मी होते थे। ठीक है। ग्राम सुरक्षा कर होता था, सॉरी, ग्राम सुरक्षा कर। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला शब्द है वैली। अगला शब्द है आपका वैली। वैली देखेंगे तो भूमि माप की इकाई होती थी। भूमि भूमि माप की इकाई होती थी। ठीक है, भूमि माप की इकाई होती थी। अगला शब्द है देवभोग। देवभोग। देवभोग होता था मंदिरों की भूमि। मंदिरों की भूमि के लिए देवभोग कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो आपके मुझे इंपोर्टेंट लगे और एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो विचित्र तरीके से पूछ लिए जाते हैं। और सबसे विचित्र प्रश्न जो पूछने वाला आयोग है वह है जिस भर्ती में सबसे विशेषकर प्रश्न पूछे जाते हैं हटकर, तो वह रेलवे है। रेलवे के जीएस में कुछ अलग हटकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको बिल्कुल हटकर ही याद करना है। आप भीड़ में साथ चलेंगे तो भीड़ के सम्मिलित व्यक्ति हो जाएंगे, और आप भीड़ से अलग चलेंगे तो आप एक अलग व्यक्ति की पहचान रखेंगे। ठीक है। अगली व्यवस्था देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था। अगली व्यवस्था देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामाजिक व्यवस्था। तो हम अगली हेडिंग डालेंगे सामाजिक व्यवस्था। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था जो थी, समाज जो था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। किस पर? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। व्यवसाय आधार पर वर्गों का नियंत्रण किया गया। किस पर? व्यवसायिक व्यवसायिक आधार पर वर्ग का विभाजन किया गया। वर्ग का विभाजन किया गया, यानी काम के आधार पर वर्गों का विभाजन किया गया, जिसे जिसे वलगई कहा गया। जिसे वलगई कहा गया। ठीक है। समाज में पर्दा प्रथा का चलन था। पर्दा प्रथा का चलन था। ठीक है। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि पर्दा प्रथा का चलन किस साम्राज्य में था, या चोल साम्राज्य में क्या पर्दा प्रथा थी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते। ठीक है। सती प्रथा तथा सॉरी नहीं था, सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं का देखेंगे कि पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। ठीक है। था तो वो सती प्रथा का था, गलती हुई थोड़ी सी। ठीक है। सती प्रथा तथा बहुविवाह का चलन था। ठीक है। जल्दी जल्दी में हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको ठीक करा दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। पर्दा प्रथा का चलन नहीं था, सती प्रथा तथा बहुविवाह का चलन था। ठीक है।
अब जो मैं प्रश्न कराने जा रहा हूं, अगर चोल साम्राज्य से प्रश्न आता है तो केवल यहीं से प्रश्न आता है। ठीक है, चोल साम्राज्य जो था वह प्राचीन इतिहास में अपने स्थानीय सुशासन के लिए जाना जाता है। स्थानीय सुशासन के लिए प्रचलित था। इस बात की जानकारी हमें परांतक प्रथम का अभिलेख, परांतक प्रथम का अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख था, जिससे हमें चोल साम्राज्य के स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय सुशासन 3 भाग में विभक्त था, 3 भाग में विभाजित था। जैसे उर के बाद में सभा, और सभा के बाद में नगरम। पहले उर, दूसरा सभा, और तीसरा आपका नगरम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्रश्न के रूप में, वो आपका ये वाला पार्ट इंपोर्टेंट है। केवल मैंने अब तक जितना पढ़ाया उन सब में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाने वाला प्रश्न है तो वह स्थानीय सुशासन है कि दक्षिण भारत में किस राजवंश को स्थानीय सुशासन के लिए जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में स्थानीय सुशासन के लिए चोल साम्राज्य के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? चोल साम्राज्य के लिए जाना जाता है। केवल इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चोल साम्राज्य के प्रशासन में आपको इतना याद करना है जितना मैंने आपको कराया। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आप सटीक पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आप सटीक पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे चलते हैं। नमस्कार। अगली हेडिंग डालेंगे कर्नाटक का गंगवंश। अगली हेडिंग डालेंगे, अगला वंश है कर्नाटक का गंगवंश। अगली हेडिंग है कर्नाटक का गंगवंश। कर्नाटक का गंगवंश। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको केवल मंदिर याद करने। क्या करने हैं? मंदिर आपको याद करने हैं, किस राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया। ठीक है, कर्नाटक के जो गंगवंश थे यह कर्नाटक के दक्षिण में अवस्थित थे, दक्षिण में अवस्थित थे। कर्नाटक के जो गंगवंशीय लोग थे वह पल्लव वंश के समकालीन थे, पल्लव वंश के समकालीन थे। ठीक है, गंगवंश की 2 शाखाएं थी। गंगवंश की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। एक आपकी पश्चिमी गंगवंश थे, दूसरे आपके पूर्वी गंगवंश थे, पूर्वी गंगवंश के लोग थे। ठीक है, कर्नाटक के गंगवंशीय लोग किसके समकालीन थे? तो वह पल्लवों के समकालीन थे। यह कर्नाटक के दक्षिण में स्थित थे और इसके 2 वंश थे, यानी 2 दिशाओं में व्यक्त थे। एक तो पश्चिमी गंगवंश और दूसरा पूर्वी गंगवंश। तो हम पश्चिमी गंगवंश हेडिंग डालेंगे, पश्चिमी गंगवंश हेडिंग डालेंगे। देखिए कथा आपको सुनाने से न मेरा कोई फायदा होने वाला है ना आपका कोई फायदा होने वाला है। कथा में आपको इतिहास में सुना भी दूं, प्रश्न तो आपका आना है नहीं। प्रश्न आपका वही आना है
जो आपके किताबों में लिखा हुआ है। क्या होता है कि सभी लोग इतिहास में कहानियां सुनाने लग जाते हैं। कहानी सुनाने से कुछ नहीं हो रहा, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। एग्जाम क्लियर होगा फैक्ट से। आप फैक्ट पढ़िए, पॉइंट वाइज पढ़िए, वन लाइनर पढ़िए, थॉर्टिकल पढ़िए, ग्राफिकल मेथड से पढ़िए, जैसा पढ़ना है आप फैक्ट पढ़िए। कहानी में कुछ नहीं रखा है, जिंदगी पढ़िए कहानी सुनने के लिए। ठीक है, आगे चलो। पश्चिमी गंग वंश का संस्थापक, यानी इस वंश का जो संस्थापक था, इस वंश का यानी पश्चिमी गंग वंश का जो संस्थापक था वह कोंकणी वर्मन था। कोंकणी वर्मन था। कौन था? कोंकणी वर्मन था, जिसने अपनी राजधानी कोलार कर्नाटक को बनाया। कोलार कर्नाटक को बनाया। ठीक है, जिनका शासनकाल 700 ईस्वी से 725 ईस्वी तक रहा। जिनका शासनकाल 700 ईस्वी से 725 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? कोलार को बनाया। अगले राजा हैं राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ अगले राजा हैं। इनके मंत्री थे, इनके कौन थे? एक मंत्री थे जिनका नाम चामुंड राय था। क्या था? चामुंड राय था। इनके द्वारा 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में कहां पर है? कर्नाटक में है। ये श्रवण बेलगोला कहते ही आपको एक और प्रश्न दिमाग में आया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी का परित्याग करके अपने अंतिम समय में कहां चले गए थे? तो श्रवण बेलगोला में चले गए थे और चंद्रगिरी नामक पर्वत पर क्या किया उन्होंने? संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का परित्याग किया। किससे किया? संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों का परित्याग किया। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में इन्होंने बाहुबली, कौन? बाहुबली जिन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली जिन मूर्ति का इन्होंने क्या की? स्थापना की। जिन्हें हम गोमतेश्वर की मूर्ति से जानते हैं। क्या कहलाती है? गोमतेश्वर की मूर्ति वह कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको फिर से देख लेते एक बार कि हमने कहा कि कर्नाटक के दक्षिण में अवस्थित था। यह पल्लव के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पल्लव के समकालीन थे। गंग वंश के दो भाग थे, पश्चिमी गंग वंश तथा पूर्वी गंग वंश। पश्चिमी गंग वंश का संस्थापक कोंकणी वर्मन था, जिसने अपनी राजधानी कोलार को बनाया था। तथा इसका एक राजा और था राजमल चतुर्थ, जिसका मंत्री चामुंड राय 1974 में इन्होंने श्रवण बेलगोला में बाहुबली जिन मूर्ति का निर्माण कराया। वह मूर्ति किसके नाम से जानी जाती है? तो गोमतेश्वर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है पूर्वी गंगवंश। अगले हैं पूर्वी गंगवंश। पूर्वी गंगवंश, तो पूर्वी गंगवंश के संस्थापक थे ठीक है, पूर्वी गंगवंश में हम देख लेते हैं कहां पे थे? तो कलिंग के क्षेत्र में। नहीं, सॉरी, पूर्वी गंगवंश जो था वह उड़ीसा के चोड़गंग के नाम से जाना जाता है। चोड़गंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें एक राजा है अनंत वर्मा। चोड़गंग, अनंत वर्मा चोड़गंग
जिनका शासनकाल 1076 से 1148 ईस्वी तक रहा। 1076 से 1148, कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। 1076 से 1148, चलो छोड़ देते हैं इसे, कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है। ठीक है, तो अनंत वर्मा चोड़गंग थे, इनके द्वारा पुरी में, किसमें, पुरी में, आपने देखा होगा कि पुरी के नाम से ही आपको केवल एक ही मंदिर का नाम याद आता है, जिसे हम जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ कंफ्यूजन था तो मैं इसलिए छोड़ दिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सन पीछे भी बहुत लिखा चुका हूँ, आप वो याद कर लें, इसको छोड़ दें। दूसरा, इसकी राजधानी कलिंग थी। इसकी राजधानी कलिंग थी। क्या थी इसकी राजधानी? कलिंग थी। इस वंश का एक और राजा नरसिंह देव थे। नरसिंह देव थे, जिनका 1238 से लेकर 1264 तक शासनकाल रहा। 1238 से लेकर 1264 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये आपका इंपोर्टेंट हो सकता है, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। ये तो आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, या जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है और आपका प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए कैसे है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कल एक छोटी सी वीडियो और रहेगी, जिसमें आपको देवगिरी का यादव वंश और होयसल वंश में आपको पढ़ाऊंगा। एक छोटी सी क्लिप रहेगी, उसको भी आपको देखना है और वो नोट्स भी लिखना है, और वही आपके क्या होंगे, अंतिम राजवंश होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको गुप्त काल से लगातार आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, और आप लगातार कमेंट करें, बताएं मुझे आपको वीडियो अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आपके नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और आप याद करके जब एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। आप विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। और सबसे पहले अपने ऊपर एक विश्वास लेके आइए कि करोड़ों की भीड़ में भी हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो भीड़ देख ही डर जाते हैं कि हम तो कहीं नहीं है इन करोड़ों की भीड़ में। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो बदलता है वही निखरता है। जो बदलता है वही निखरता है, और समय के साथ परिवर्तित होना सीख लीजिए। मेरा कहने का मतलब बस वही है कि आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और धैर्य बनाइए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, एक दिन होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और वीडियो को बताइए, आपको वही 3 शब्द, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।